लिए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो इसका डिस्कशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, भारतीय संविधान कब से लागू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान कब से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। भारतीय संविधान देखिए, भारतीय संविधान है ये बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इस दिन क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही 16 आर्टिकल उसी दिन लागू कर दिए गए थे। और देखिए जिससे कि नागरिकता संबंधित जो आर्टिकल थे, विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हुआ था, तब उस समय नागरिकता के लिए जो कुछ बनाए गए थे, आर्टिकल बनाए गए थे, अनुच्छेद बनाए गए थे, वो उसी दिन 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल यानी 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए थे और शेष जो मेजर पार्ट है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये ऐसा क्यों किया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को आपको पता होगा, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज बना लिया था और उस समय भारतीय लोग 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे थे। कब तक मनाया था इन्होंने, 15 अगस्त 1947 तक मनाया था। और जब 15 अगस्त 1947 को वास्तविक तौर पर स्वतंत्रता मिली, तब से 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इस डेट को याद रखने के लिए जो रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, तो इस डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और डेट मतलब कुछ टाइम के लिए लगभग 2 महीने के लिए बढ़ाया गया था, क्योंकि 2 महीने पहले ही संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और इसे मान्यता कब मिली थी, मान्यता मिली थी इसे 22 जनवरी 1947 को इसे मान्यता मिल गई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, जिस तरीके से अगर मान लीजिए संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, संविधान बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा के द्वारा अगर एक चीज आप यहां से एग्जांपल ले लीजिए, यहां से अगर आपको ये पता होगा कि आपको एक मूवी बनानी है, तो मूवी बनाने के लिए सबसे पहले उसको आपको क्या जरूरत पड़ेगी, तो उस मूवी के लिए सबसे पहले आपको उसकी थीम की जरूरत पड़ेगी कि मूवी की थीम क्या रखनी चाहिए। तो थीम ही क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसमें कुछ 6-7 पॉइंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे, जिसमें बताया था कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, वो किस तरीके से माने, किस तरीके से लोगों को माने। तो ये सब उन्होंने थीम बताई थी। और उसी थीम को अब जैसे मान लीजिए जब आप मूवी बना रहे हैं, तो मूवी जब थीम बनकर तैयार होगी, सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है, तब उसके बाद में ट्रेलर आता है। तो उसी तरीके से जो प्रस्तावना है ये क्या है, एक संविधान का ट्रेलर है। मतलब संविधान में कुछ ना कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी मीटिंग हुई थी, तो इसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी टाइम पर जो न्यायपालिका की शक्तियां थी वो किसके पास पहुंच गई थी, एग्जीक्यूटिव की सारी शक्तियां थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, और जुडिशरी की सारी शक्तियां किसके पास पहुंच गई थी, जीबी मावलंकर के पास पहुंच गई थी। और जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बने थे जब लोकसभा का गठन हुआ था। और लोकसभा क्या है, लोकसभा निम्न सदन होता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, एक तो होता है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। और पार्लियामेंट में ही काम एक इसका भाग होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, तो संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब ये मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में से बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया गया है और यहाँ पर भारतीय संविधान में इन्हें मौलिक अधिकार का नाम दिया गया है। अब देखिए मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो
सभी मनुष्यों को दिए गए हैं, जैसे कि सभी को वोट डालने का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को स्पीच देने का अधिकार है, सभी के धर्मों को मानने का अधिकार है। ऐसे कई अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया, समता का अधिकार दिया गया। ऐसे 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं और उन 6 प्रकार के अधिकारों में विभिन्न प्रकार के भाग बताए गए हैं कि क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। इस तरीके से यूएसए में क्या है, यूएसए में इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम में जाना जाता है और भारत में संविधान के भाग 3 में इन्हें फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हाल ही का क्वेश्चन समझ लीजिए, मतलब एक तरीके से तो इसका ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आप पोस्ट इंडिया का क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने थे? 1950 में। 1950 में भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की बैठकों को सभापति कौन होता है? देखिए संसद की दोनों सदनों की जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट बैठक होती है, ज्वाइंट मीटिंग होती है, तब उसका सभापति कौन होता है? राइट आंसर क्या हो जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की मीटिंग कौन बुलाता है? तो लोकसभा की मीटिंग बुलाता है लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था? यहाँ पर याद कर लीजिए था ये, क्योंकि अब ये हटा दिया गया है। तो पहले 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। तो पहले कितनी संख्या होती थी? पहले 545 संख्या होती थी, जिसमें 543 प्लस 2 किया जाता था। एंग्लो इंडियन को 2 लोगों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता था, लेकिन 104 संविधान संशोधन के बाद में इन 2 लोगों को हटा दिया गया। अब लोकसभा में कोई भी मनोनीत नहीं होंगे। अब लोकसभा की संख्या कितनी कर दी गई है? 543 कर दी गई है। अब लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 543 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, राज्यसभा में कितने? तो राज्यसभा में दोस्तों कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। और 12 लोग किस शब्द से, किस चीज़ से होंगे? एक तो लिटरेचर साहित्य से होंगे, एक आर्ट कला से होंगे, और सोशल सर्विस से होंगे, और साइंस से। इन्हीं 4 चीज़ों से लोग हो सकते हैं राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे पहले बना था। और एक आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बहुत ही ज़्यादा कठोर है, मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इसमें आप इसे आप कह सकते हैं रिजिड कह सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन जो इंडिया का संविधान है, भारतीय संविधान है, इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। और आपको पता ही होगा अभी तक 100+ अमेंडमेंट हो चुके हैं। 100+ अमेंडमेंट हो चुके हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी तक केवल 16 अमेंडमेंट ही हुए हैं। और जिसमें से 10 अमेंडमेंट संविधान बनने के तुरंत बाद ही हो गए थे। और उसके बाद में अब संविधान को बने हुए 200 से ज़्यादा सालें हो गई हैं। तो यहाँ पर आप सकते केवल 16 अमेंडमेंट हो पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हैं? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को। कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को, जब इसकी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। तब संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था।
और कभी कभी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में जो मेंबर थे वो कौन कौन थे। कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे? कैबिनेट मिशन के मेंबर कितने थे? 3 मेंबर कैबिनेट मिशन के थे। एक थे एवी अलेक्जेंडर और कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। अगले मेंबर थे स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे मेंबर जो कि चेयरमैन थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था पैथिक लॉरेंस। ये 3 मेंबर थे किसमें? कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 24 मार्च 1946 को। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, जिसे कह सकते हैं त्याग पत्र, किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। और सीजीआई अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस टाइम पर ये वीडियो बनाया जा रहा है तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? मतलब आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये हमें कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शन रहेंगे एन वी रमना, यू ललित और तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका डी वाई चंद्रचूड़। ये आपके 3 ऑप्शन रहेंगे। तो इसमें बताना कि इस समय चीफ जस्टिस कौन है, कमेंट करके बताइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिपरिषद आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। अब देखिए पार्लियामेंट में 3 हिस्से होते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो किस तरीके से वर्क करती है? नंबर 1 पर होता है एक लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका मतलब होता है जो कानून बनाती है, जो लॉ बनाती है। दूसरे नंबर पर होता है एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? कार्यपालिका, जो कानून लेजिस्लेटिव ने बनाया है उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। और इसकी देखभाल कौन करता है? इसकी देखभाल करता है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, इसकी देखभाल करता है। तो 3 तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट फॉर्म है वो इस तरीके से होती है। गवर्नमेंट फॉर्मेट कैसा होता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखिए एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो कौन होता है? एग्जीक्यूटिव का हेड होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है? एग्जीक्यूटिव जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री चुने जाते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं। और ये मंत्री किसका हिस्सा होते हैं? ये मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हिस्सा हो सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हिस्सा हो सकते हैं। अब देखिए एक चीज आता है, अगर यहाँ से मान लीजिए ये आपकी पार्लियामेंट है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। इसमें जो कुछ मंत्री हैं, इसमें जो कुछ मंत्री, इनमें कुछ मंत्री हैं, इनमें कुछ मंत्री दिए गए हैं इनमें। तो यहाँ पर अगर आप मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद क्या होगा? मंत्रिपरिषद दोनों से कुछ ना कुछ मंत्री लिए गए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी एमपीज हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी मंत्रिपरिषद नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी मंत्रिपरिषद हैं वो सभी एमपीज हो सकते हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद कहाँ से चुने गए हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही चुने गए, एमपी से ही चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाता है। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में मतदान की
आयु की सीमा पहले कितनी थी, 21 वर्ष होती थी, अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यह कब किया गया था, इसको किया गया था सन 1989 में। सन 1989 में भारतीय संविधान में पहले वोट, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार कितना था, 21 वर्ष की आयु वाले अवस्था वाले लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब 18 वर्ष कर दिया गया 1989 के बाद में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या फिर अदर जस्टिस हो, वो कितनी आयु तक उसमें सेवा कर सकते हैं और कितनी आयु में सेवानिवृत्त हो सकते हैं, होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 65 वर्ष की अवस्था में। जब वो 65 वर्ष के हो जाते हैं तो उसके बाद में वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट लेनी पड़ती है उन्हें। अब 65 वर्ष की अवस्था में उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस समय हैं कौन, इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो इस समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं यू ललित। आप कमेंट करके, ऐसी आशा है कि आपने कमेंट किए होंगे, तो आप कमेंट में बताइए जरूर। तो यू ललित इस समय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसके बाद में जो, क्योंकि ये मात्र 75 दिनों के लिए चुने गए हैं, तो इसके बाद में DY चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश रह सकते हैं, तो 33 + 1 अब इतने न्यायाधीश रह सकते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था तब इसमें केवल 7 + 1 मतलब 7 अदर जस्टिस और 1 जस्टिस रह सकता था। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय कब बनकर तैयार हो गया था स्वतंत्र भारत का, तो हो गया था 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, दिल्ली में। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सन 1774 में कोलकाता में वारेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी, वारेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में। और उस समय 1774 में इसमें 3 + 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अदर जस्टिस हुआ करते थे। और इस समय जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। और इसके बाद में 1935 में इसका नाम चेंज करके इसे फेडरल कोर्ट के नाम दे दिया गया, फेडरल कोर्ट का नाम दे दिया गया था, फेडरल कोर्ट इसका नाम रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन के कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 65 वर्ष की अवस्था तक, यानी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की अवस्था तक। भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, जो उसका जो चेयरमैन होगा, उसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होगा, मतलब 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और इसके बाद में 65 वर्ष से भी ज़्यादा नहीं हो सकता। 6 वर्ष से कम नहीं और 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब 6 वर्ष रहना चाहिए। अगर उसके बाद में मिनिमम 6 वर्ष तो रहना चाहिए। और यहाँ से बीच में भी रिटायरमेंट हो सकता है, लेकिन कैसे, अगर उसकी आयु कितनी हो गई हो, 65 वर्ष उसकी आयु हो गई हो, तो इसके बीच में भी रिटायरमेंट ले सकता है। 6 वर्ष के दौरान ही रिटायरमेंट उसे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। देखिए, एक ही उच्च न्यायालय कई राज्यों के लिए है। और जब 7वां संविधान संशोधन आया था 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें ये कहा गया था कि भारत के संविधान में, मतलब ये बात कही गई थी, ये सुधार लाया गया था कि भारत के सभी राज्यों में एक या एक से अधिक राज्य, यानी मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल यानी गवर्नर हो सकता है और एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये बात कही गई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में कि एक से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है और एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये बात कही गई थी। इसमें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरियाणा और पंजाब, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अपना सेपरेट मुख्य न्यायालय है, उच्च न्यायालय, जो कि कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। हिमाचल प्रदेश का भी अपना
उच्च न्यायालय है, गुजरात का अपना सेपरेट है, महाराष्ट्र का भी अपना सेपरेट है और केरल और तमिलनाडु का भी अपना सेपरेट है। अब हम उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट एक्ट आया था 1961 में 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया था। हाई कोर्ट एक्ट आया था, तो इस हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1861 हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 3 उच्च न्यायालय में से कौन कौन से थे? जो आपकी 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय की, मद्रास, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। तो इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में। सबसे पहले कहां पर की गई थी? मद्रास में। आज की डेट में मद्रास को हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। तो चेन्नई में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसके बाद में की गई थी बॉम्बे में, इसके बाद की गई थी कोलकाता में, और कोलकाता में ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में। और 1862 में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और हाई कोर्ट एक्ट कौन सा था? भारत उच्च न्यायालय को अधिनियम 1861, और 1862 में इसकी स्थापना की गई थी हाई कोर्ट की। करेंट टाइम में बात की जाए तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जो कि आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। आप लिस्ट देख लीजिए एक बार। और इसके बाद में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें उच्च न्यायालय के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। जो कॉमन हाई कोर्ट है उनके बारे में बताया, और कौन कौन से उच्च न्यायालय कहाँ पर हैं उसको भी मैंने बताया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सभी उच्च न्यायालयों के बारे में डिटेल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इसमें से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, एकमात्र यूनियन टेरिटरीज, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, किसका है? दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई? 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि होती है 6 वर्ष के लिए। और विधान परिषद, अब देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा वर्क करता है, लोकसभा और राज्यसभा वर्क करता है, तो उसी तरीके से स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क करता है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्क करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जो विधान परिषद होता है वो अभी तक भारत में 6 राज्यों में ही है। और विधान परिषद के बारे में भी मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है कि कोई भी राज्य किस तरीके से विधान परिषद, मतलब अपने राज्य में विधान परिषद ला सकता है। तो जैसे कि रिसेंटली न्यूज में आया था कि पश्चिम बंगाल जब चुनाव जीता था, तो पश्चिम बंगाल अपने राज्य में विधान परिषद लाने की बात कर रहा है। तो इसके लिए क्या क्या अमेंडमेंट होंगे संविधान में, किस किस तरीके से क्या क्या इसका प्रोसेस रहेगा, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया। और विधान परिषद होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो हमारे राज्य में वो कैसी व्यवस्था बाई कैमरल है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से कई मतलब भारत के 6 राज्यों में ये क्या है कि बाई कैमरल व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय मतलब एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जैसे स्टेट में होता है उसी तरीके से राज्य में होता है विधान परिषद और विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? राज्यसभा में मनोनीत अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। और लोकसभा में अब यह संख्या बिल्कुल नहीं रही है, इसको हटा दिया गया है। और लोकसभा में अब कुल संख्या कितनी कर दी गई है? 543, और जिसमें 2 पहले एंग्लो इंडियन जो सदस्य चुने जाते थे अब वो हटा दिए गए हैं 104 संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत को संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, जिसे किस अन्य नाम से जानते हैं, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना के नाम से भी जानते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान की सबसे पहले मांग किसने की गई थी? 1895 में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया था। तो 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 1922 तक जो असहयोग आंदोलन चला था, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसमें गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। इसके बाद में 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के वयस्क मताधिकार के अनुसार इन्होंने संविधान के लिए मांग की थी। और 1934 में एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी 1934 में, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे।
इसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसकी अध्यक्षता की थी पैथिक लॉरेंस ने, स्टैफर्ड क्रिप्स ने और एवी अलेक्जेंडर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अध्यक्षता के तहत में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के दो कार्य थे, एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा कार्य था जब तक संविधान बनकर तैयार ना हो जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करना। मतलब सभी मंत्री उसी में रहेंगे और जितने भी संविधान सभा में जितने भी लोग हैं वो सभी सांसद के तौर पर कार्य करेंगे, संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ और पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तो कुल महिलाएं थी 15। जब सिग्नेचर हुए थे तो कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे, संविधान में 284 ने सिग्नेचर किए थे। अगर महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो 8 सदस्यों ने, 8 महिला सदस्य ने संविधान में हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे, सबसे पहले हस्ताक्षर किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और सबसे पहले हस्ताक्षर हैं किसके, तो सबसे पहले हस्ताक्षर सिग्नेचर किसके हैं संविधान में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। लेकिन करे किसने थे, पहले किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और हैं किसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सबसे पहले हस्ताक्षर हैं। इसके बाद में इसमें से और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 होती है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसने संभाला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संभाला है। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 500 सदस्य हो सकते हैं। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस भाग में वर्णन किया गया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके बाद में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1976 में समाविष्ट किए गए हैं। 1976 में मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा पार्ट निर्धारित किया गया है, पार्ट 4 और 4 का। इसके लिए अनुच्छेद की बात करें तो 51A में सभी मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, 51A में सभी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं है, कौन सी ऐसी भाषा है जो विनिर्दिष्ट नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। ऑप्शन ए अंग्रेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। जो भी लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वह लोकसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य कितने हैं, 5, अस्थायी कितने हैं, 10, टोटल सदस्य कितने हैं, 15 कंट्री मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का। कौन कौन से हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, तो सबसे पहले नंबर पर कौन है, USA संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में दूसरे नंबर पर रूस, रसिया,
दूसरे नंबर पर कौन है? रसिया। तीसरे नंबर पर कौन है? यूके। और चौथे नंबर पर कौन है? फ्रांस। चौथे नंबर पर है फ्रांस। पांचवें नंबर पर कौन है? चाइना। पांचवें नंबर पर है चाइना। तो ये 5 सदस्य यानी ऑप्शन बी, यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, ये 5 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा किस किस वर्ष दिया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 ईस्वी में सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष काहे का? लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, जिस भी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाए, जिस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति होनी होगी तो उस राज्य का राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो भी इच्छुक व्यक्ति होगा उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब वह कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, तभी वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो विवाद के मामलों को भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, अब यह आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मूल संविधान के हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल संविधान का हिस्सा थे। जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं यह मूल संविधान का हिस्सा थे, जबकि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 1976 में जोड़े गए थे, वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। लेकिन मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के मूल संविधान का हिस्सा थे। और ये कहां से लिए गए थे? ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए थे। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार को माना जाता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार के तौर पर माना जाता है, जिसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। इससे पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हटाकर इसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है। किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है? शासन की जो संघीय प्रणाली है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत शासन की संघीय प्रणाली स्थापित की गई है। और जब संविधान बनाया जा रहा था, हमारा स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो स्वतंत्र भारत के संविधान में 1935 के एक्ट से 50% डाटा लिया गया है। 50% से भी ज़्यादा डाटा लिया गया है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा डाटा कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। और संघीय प्रणाली की व्यवस्था भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही ली गई है, जो आज के समय में हमारी सरकार यूज करती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक एक वर्ष में कितने बार होती है या फिर वर्ष में कितने बार होती है, ये आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। कब होती है? वर्ष में एक बार ही होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सबसे पहले सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें दिया नहीं गया है, इसका राइट आंसर होगा आपका चीन। चीन ने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा शुरू की थी। सबसे पहले किसने की थी? चीन ने सिविल सेवा परीक्षा।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको प्राप्त हो जाए वीडियो जो भी आपका मतलब जो भी वीडियो पड़ेगा चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। वीडियो को कम से कम अपने 10 से 20 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करें, वो चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे गए आप उन्हें कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में आप सभी क्वेश्चन के आंसर दीजिए जो मैंने पूछे हैं, जो इस वीडियो के दौरान पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? मैंने आपको क्या बताया था कि भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के इनमें से कौन सा राज्य है जिनमें विधान परिषद स्थित है? अब इसमें बताना है आपको कौन सा राज्य है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य है, यहाँ पर विधान परिषद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 35 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह ऐसा व्यक्ति है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। और आपातकाल की बात करें तो भारतीय संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं और भारतीय संविधान के भाग 18 पार्ट 18 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352 से 360 में इनका वर्णन किया गया है, जहां पर अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी यानी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, जो ये देखिए आपातकाल की बात करें तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, 356 में बात की गई है, 356 में बात की गई है राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और 360 में बात की गई है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। इससे रिलेटेड देखिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी अभी तक भारत में 3 बार लगा है, 3 बार भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी है। इसके बाद में प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल भारत के राज्यों में लगाया गया है। जब राज्यों की व्यवस्था भंग हो जाती है तब वहाँ पर प्रेसिडेंट अपना शासन लागू कर देता है, उसे ही प्रेसिडेंट शासन या राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और अभी तक सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। अगर सबसे ज़्यादा दिनों के लिए पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा दिनों के लिए पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा है, और यह प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लगातार पंजाब में 5 सालों के लिए लगाया गया था, 1987 से 1992 तक। यहीं पर बात करें वित्तीय आपातकाल की तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक किसी भी जगह पर नहीं लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? निर्विरोध किसे चुना गया था? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां थीं। जब भारत का मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब भारत के मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, और इसमें 8 अनुसूचियों में से जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थीं। इसके बाद में आज के समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं, और ये अनुसूचियों का वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है जिसमें डिटेल में बताया कि 12 अनुसूचियां कौन सी हैं, ट्रिक भी बताई है आपको याद करने की 12 अनुसूचियां, और आखिर अनुसूचियां होती क्या हैं, शेड्यूल्स होते क्या हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कशन किया है। तो वीडियो को जरूर देखिए, उस वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को
भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया? राज्यों को भाषा के आधार पर 1956 में पुनर्गठन किया गया था। सबसे पहला राज्य कौन सा बनकर तैयार हुआ था? पहला राज्य बनकर तैयार हुआ था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई सीमा नहीं है, वो जब तक चाहे तब तक सेवा कर सकता है, बस उसे इलेक्शन जीतना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन किया गया था। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल होता है 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन इससे पहले मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था। अब इसे कानूनी अधिकार के रूप में गठित किया गया है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP कहाँ से लिए गए हैं? तो DPSP लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने खुद ही स्पेन के संविधान से इन्हें लिया गया, उधार लिया है स्पेन के संविधान से। देखिए, भारत ने किससे लिए? आयरलैंड से। आयरलैंड ने किससे लिए? स्पेन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर होगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, और विलियम वुड ने ही वुड डिस्पैच नियम, यानी जिसे आधुनिक भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो विलियम वुड ने वुड डिस्पैच लाया था, वुड डिस्पैच अधिनियम लाया था, और इसे ही आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड एलिजा इम्पे इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया? प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। BN राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, बेनेगल नाथ राव। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू कब किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नाथ राव, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए, अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्ष एक और अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी ये पूछा गया है। तो अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 अन्य सदस्यों की संख्या थी। टोटल मेंबर कितने थे? 7 टोटल मेंबर थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में अपनाया गया था। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। कनाडा देश से संबंधित है। भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया। भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची को अवधारणा ग्रहण की। किससे ग्रहण की ये पूछा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की साधारण अवधारणा ग्रहण की। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, शेड्यूल्स का वर्णन किया गया है, तो उसमें कुल 12 शेड्यूल्स हैं। जो मूल संविधान में 8 शेड्यूल थी और इन्हीं 8 में से एक शेड्यूल थी 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया था, लिस्ट का वर्णन किया गया है, सूचियों का वर्णन किया गया है। और सूचियों में 3 प्रकार की सूची आती हैं। एक आती है समवर्ती सूची, एक आती है राज्य सूची, एक आती देखिए स्टेट राज्य और एक केंद्र और एक समवर्ती। स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची और सेंट्रल लिस्ट यूनियन लिस्ट। तो इसमें देखिए क्या होता है, यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल लिस्ट होता है जो, इसमें केंद्र सरकार को अधिकार होता है कानून बनाने का। और स्टेट लिस्ट के अंदर, राज्य सूची के अंदर किसका अधिकार होता है? राज्य सरकार का। और समवर्ती सूची के अंदर दोनों लोगों का अधिकार होता है कि दोनों लोग मिलकर कानून बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस, जिसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में जोड़े गए थे। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। और सबसे पहले प्रस्तावना यानी जिसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था, इसे किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में इसे प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू, ये इस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे सोवरेनिटी पूछा जाता है, सोशलिस्ट पूछा जाता है, सेकुलर पूछा जाता है, रिपब्लिक पूछा जाता है, फ्रेटर्निटी पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें सबसे पहला शब्द कौन सा है? तो पहला शब्द क्या है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस
नाम या नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है पीपल, यानी जनता। जनता ही राजनीतिक सत्ता का प्रयोग है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, आखिर ऐसा क्यों है? आपने नाम सुना होगा नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है? नॉर्थ कोरिया में जो किम जॉन युंग, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने द्वारा ही कानून बनाए, अपने द्वारा ही उन सभी का उल्लंघन करते हैं और अपनी वहाँ पर लीडरशिप अपनी ही दिखाते हैं। वो चाहे किसी को भी मार सकते हैं, मतलब पूरी कंप्लीट पावर उन्हीं के पास में है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पावर किसके हाथों में है? भारत में पावर है पीपल के हाथों में, लोगों के हाथों में। कैसे? देखिए समझिए, ये मान लीजिए ये एक जिन्न है। ये क्या है? एक जिन्न है जो क्या है? गवर्नमेंट है। ये क्या है? गवर्नमेंट है। किसकी तरीके से है? ये जिन्न की तरीके से। जिन्न का नाम तो सुना ही होगा। और ये क्या है? ये एक मतलब नॉर्मल सा एक इंसान है जिसको हम क्या कहते हैं? अलादीन कहते हैं। अलादीन, ये क्या है? अलादीन। अब देखिए, ये नॉर्मल इंसान है, ये गवर्नमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सारी इसके पास पावर है, मिलिट्री पावर है, कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी किसके कंट्रोल में? अंडर कंट्रोल ऑफ द पीपल्स, लोगों के कंट्रोल में। अगर क्यों कंट्रोल में है? तो जैसे तरीके से जिन कंट्रोल में था अलादीन के कंट्रोल में क्यों था? क्योंकि अलादीन के पास क्या था? इसका एक कंट्रोलर था जिसे लैंप कहते हैं। तो यहाँ पर अब बात करें, तभी जिन कंट्रोल में रहता था किसके? अलादीन के। अब अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल में है पीपल्स के, इंडियन पीपल के? तो गवर्नमेंट कंट्रोल में है किसकी वजह से? लैंप की वजह से। और लैंप यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी मतलब संविधान है। संविधान है, ये लैंप है, लैंप का कार्य करती है। तो क्योंकि भारत का संविधान ऐसा दिया गया है कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी गई है? पीपल को दी गई, लोगों को दी गई है कि अगर लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार को गिरा सकते हैं, सरकार को उठा सकते हैं, सरकार को बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, किस में स्वीकार की गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। मतलब जो एक नेशन होगा उसकी जो एक राष्ट्र होगा, वहाँ के मतलब अगर देखा जाए तो डोमिसाइल अलग बनेगा, नागरिकता का वो अलग बनेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी स्टेट्स हैं उसका डोमिसाइल अलग बनेगा। मतलब वो लोग पहले वहाँ के स्टेट लोगों को, स्टेट का एक अपना अलग कानून होगा और सेंट्रल का अलग कानून होगा। लेकिन जो सारी ब्यूरोक्रेसी है वो किसके हाथ में होगी? वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। वहाँ पर क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अपने यहाँ पर क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन नागरिकता के अर्जित हेतु, नागरिकता का अगर कोई अर्जन करना चाहता है, लेना चाहता है, तो शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है इन शर्तों को मानने के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 12 से 35 तक। देखिए, अनुच्छेद का मैंने एक वीडियो अलग बनाया है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 100 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बताया है जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त करके कानूनी अधिकार के तौर पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा उन्मूलन किया गया अस्पृश्यता का।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, मतलब समानता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 14। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है ये बताना है। तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक है संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद हैं आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान दिया गया है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किसमें दिया गया है? आर्टिकल 19 में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा जो मूल अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। और आयरलैंड ने कहाँ से ली? स्पेन से। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व है ये बताना है। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान नागरिक। समान नागरिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में सम्मिलित किया गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? 51A में। 51A में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारत के किस भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को कौन से सही सुमेलित हैं? कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना होगा कि नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बात की गई, ये भी सही है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी बात सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य, ये गलत है, ये यहाँ से गलत हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाग 5 में मूल कर्तव्यों के बारे में बात नहीं की गई। भाग 5 में तो किसकी बात की गई है? सेंट्रल के, केंद्र के बारे में बात की गई है। और भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, 6 माह के अंतर्गत ही भर लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो निम्न में से राष्ट्रपति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद में किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप। और महाभियोग का आरोप है वो किस स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श तो कर सकता है, एडवाइस ले सकता है, लेकिन एडवाइस मानना ना मानना ये उसकी प्रॉब्लम है। राष्ट्रपति चाहेगा तो मानेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मानेगा। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के इस वीडियो का, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है, और एक राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ये सभी की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो में दिए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तिरवा क्लासेस इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके वहाँ से अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल अकाउंट पर भी हमें जा सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। और मेल आईडी हमारी रहेगी tirvaclasses@gmail.com, या फिर आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको चैनल के अबाउट पेज पर प्रोवाइड कराया गया है, उसकी लिंक प्रोवाइड कराई गई, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में बता दीजिए, आपके कमेंट में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।